नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल मौजूद हैं सिल्वरी की वरिष्ठ कवयित्री व पेशे से शिक्षिका डॉक्टर वंदना गुप्ता हमारे स्टूडियो में आई हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर वंदना जी। धन्यवाद राजीव जी। तो मैं आपको वर्षों से जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी, और वर्षों से सिल्वरी के लोग भी आपको जानते हैं एज ए शिक्षिका के रूप में। बहुत सारी आप कविताएँ लिखती हैं और विदेशों में एवं देशों में भी आपका नाम है, ख्याति आपको मिली है, विदेशों में आपको पुरस्कार मिले हैं। ये हमारे दर्शकों में मैं बता दूं कि इन्हें बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं विदेशों में भी। भारत में तो सम्मान मिले ही हैं, विदेशों में भी इन्हें बेहद सम्मानित किया जा चुका है इनके कविताओं के लिए। तो सबसे पहले मैम मुझे ये बताइए कि आप अपने लेखन में ख़ास तौर से किन विषयों को केंद्रित करती हैं? राजीव जी, सामाजिक जो विसंगतियां हैं और जो स्त्री की समस्या है, स्त्री विमर्श है, स्त्री अस्मिता के बारे में है, प्रेम है, विरह है, अध्यात्म है, दर्शन है, ये सारे विषय जो है हमारी कविताओं में आए हैं। अभी फ़िलहाल मैं समीक्षा इत्यादि लिख रही हूँ और ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरी जो पहली समीक्षा है वो आधुनिक साहित्य में छपी, और ऐसे अभी 3-4 समीक्षाएं मेरी आ चुकी हैं जो मुक्तांचल, दुआबा, सनिस्पर्श जैसी पत्रिकाओं में जो है लगातार आ रही हैं कहानियां भी। तो मैंने सोचा कविता के अलावा एक नई जो विधा है उस पर भी काम किया जाए। वैसे लोगों का कहना है कि जब आप अगर आपकी अभिरुचि या रुचि कविता में है और अगर आप उससे परे हट के कुछ काम करती हैं तो आप कहीं की नहीं रह जाती हैं। लेकिन अभी हाल में जो है मुझे लुधियाना में जो अवार्ड मिला सुभद्रा कुमारी चौहान, तो वहाँ पर मैंने देखा कि राजेंद्र साहिल करके साहित्यकार हैं, उन्होंने तमाम विधाओं पर जो है 27 किताबें लिखी। तब मेरा ये भ्रम टूटा कि वास्तव में अगर आप की अभिरुचि कहानी में है, समीक्षाओं में है और विभिन्न विधाओं में है तो आपको उस पर काम करना चाहिए। वैसे मेरा जो विषय है नारी विमर्श को लेकर है, नारी अस्मिता को लेकर है, प्रेम को लेकर है और आध्यात्म दर्शन को लेकर है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी कविताओं में और कहानी में उभारने की कोशिश की है। वंदना जी, आपने एक जीवन का एक लंबा समय साहित्य रचने में दिया है। जी। और शिक्षक भी हैं आप। तो मुझे ये बताइए, और समाज के विभिन्न विषयों को लेकर, जैसा कि आपने कहा स्त्री विमर्श हो, चाहे जो भी हो, बहुत सारे विषयों को लेकर आपने रचनाओं में उसे उकेरा है। इस अनुभव के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि आज इस समाज में मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है, तो बहुत सारी हमारे समाज में विसंगतियां हैं और मीडिया के कारण हम कहेंगे या टेक्नोलॉजी के कारण आप देखें कि मोबाइल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मोबाइल का प्रयोग खराब है, लेकिन ये आपके लेने के ऊपर होता है। हमारे समाज में एक ठहराव की जो स्थिति है वो नहीं दिखाई दे रही युवा पीढ़ी में। जैसे मैं कहूँ कि विवाह की बात करूँ तो निश्चित ही हमारे दौर का समाज और आज के दौर में बहुत बदलाव आया है। आज से 50 साल पहले के समाज को देखिए तो आज बच्चे चाहते हैं अपनी मनपसंद शिक्षा का तो जो एक दायरा है उनका, वो जो चाहते हैं कि हमें यही करना है तो माँ बाप उनका सहयोग करते हैं, ठीक है, वो मंजिल को प्राप्त करते हैं। लेकिन मैरिज में भी, विवाह में भी अब उनको जो है स्वतंत्रता चाहिए, चयन की स्वतंत्रता चाहिए। पेरेंट्स अगर युवा मतलब अपने अनुसार अपने पार्टनर का चयन करता है, माँ बाप उसमें सहयोग करते हैं। लेकिन ये देखा गया है, मैं आसपास देख रही हूँ अभी इन 8 दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि विवाह का जो बंधन है वो धीरे धीरे जो है, आज मैरिज हुई और बहुत हंगामे के साथ बहुत खर्च करके जो है माता पिता विवाह करते हैं। और दूरदर्शन का, ये मैं कहूँगी कि टीवी का जो प्रभाव रहता है वो सारी चीज़ें खर्च करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जो है विवाह टूटते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये
संस्कारों की कमी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जहां हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, महिला स्वतंत्रता की बात करते हैं या चयन की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, भटकाव है, या कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, हम पर क्यों थोपी जाएं चीजें, और वो अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। और बहुत जल्दी मैंने देखा कि शादियां टूटती चली जा रही हैं, और कुछ दिन संबंध अच्छे बनते हैं और धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं। तो अब मैं कहूँगी कि ठहराव या ठहर कर नहीं सोच पाते हैं युवा, या ठहराव नहीं है जिंदगी में। जैसे हमारे समय में होता था कि एक बार जब मैरिज हो गई, चाहे वो चाहे परिवार की पसंद से हो या अपने पसंद से हो, तो वो जो रिश्ते निभाने की जो बात है, समझौते की जो बात है, वो समझ पाती थी स्त्रियां। लेकिन मतलब आपके हिसाब से पहले लोग बंधन में जुड़ते हैं, जी फिर वापस मुक्त होना चाहते हैं। जी 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 हम भी चाहते हैं कि बंधन के बाद हम स्वतंत्र रहें। जी जी तो उस समय शादी के बाद जब वो स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो लोग अलग हो जाते जी हैं। अलग हो जाते हैं, उनके स्वाभिमान टकराते हैं, उनके जैसे पहले क्या था कि हम लोग समझते थे, एक दूसरे को समझने में जो है 2 साल 3 साल लग जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे जमाने में जो है लड़ाइयाँ नहीं होती थी या विचारों की टकराहट नहीं थी। वंदना जी, ये जो स्थिति बनती जी, है, जी। ये खास तौर से किस तरह के विवाह में बनती है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अब अगर आंकड़े वगैरह देखे जाएं तो देखा जाए कि लव मैरिज में बहुत ज़्यादा स्थितियां ऐसी आ रही हैं। अरेंज मैरिज में ये होता है कि थोड़ा सा सोच लेता है व्यक्ति कि नहीं, माता पिता की साख की बात है, साख की बात आज भी सोचते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जो है बहुत जल्दी जो है विवाह टूट जाते हैं, यानी कि लव विवाह में ये केसेस ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसके अलावे क्या क्या समस्याएं आप देखती हैं हाँ। आज के समाज में? आपने लेखन के दौरान आपने किन समस्याओं का अनुभव किया? समस्याएं तो देखिए समाज में बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहा कि जहाँ स्वतंत्रता की बात आती है तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं आती हैं। जैसे आप शहरों में जाइए तो अब लिविंग रिलेशन की बात आती है। ये हम नहीं कहेंगे, मेरे विचार प्रौढ़ है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है। अगर मैरिज है, मैरिज करना है तो एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो माहौल आप शहरों में जाएंगे, हमारे सिलीगुड़ी में देखा जाए तो अभी बहुत कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन शहरों में जाइए आप देखिए तो वो विदेशी नीति को अपना रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि विदेशों में अभी परिवार की अहमियत लोग समझने लगे कि परिवार की क्या अहमियत है। वो शायद हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को, हमारी संस्कृति को समझ रहे हैं, लेकिन हम जो है उनकी संस्कृति का वाहन करके जो है अपने समाज की जो हमारे संस्कार थे, या हमारे समाज में जो कहेंगे कि परिवार एक इकाई है, और हमारे भारतीय समाज में परिवार एक सबसे प्रौढ़ संस्था मानी गई है, और इसी कारण जो है हमारे यहाँ रिश्ते टिके हुए हैं। यानी कि पाश्चात्य देश भारत का अनुसरण अब करने लगा है, जबकि भारत अंधानुकरण चक्कर में पाश्चात्य का अनुकरण कर जी। रहा है। हम यहाँ पर धर्म जातिगत आप कई विदेशी यात्रा भी जी, आपने जी, की जी, है, जी। आप उस आधार पर कह रही हैं? जी हाँ, उसी आधार पर कह रही हूँ कि मैंने देखा है कि किस तरह से लोग 5 दिन काम करते हैं और 6वें दिन अपने परिवार को लेकर जो है घूमने जाते हैं। उनके लिए वो 5वां दिन परिवार के लिए होता है। जैसे हमारे यहाँ है कि हम पैसा कमाने की होड़ में जो है परिवार को भी कभी कभी लोग जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक पिता आता है शाम को। ये विदेशों में लगभग हर घर में ऐसा देखा जाता है। अब मैं जिन कंट्रियों में गई हूँ मैंने देखा है, जैसे मैं एथेंस गई थी, वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने भारतीय कल्चर से, जो हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने पूरा जो पूजा की विधि होती है उस तरह से उन्होंने सरस्वती जी की पूजा की, फूल चढ़ाए, और बहुत खुश होकर उस संस्कृति को अपनाया। वहाँ हमने गज़लें भी सुनी, वहाँ हमने प्रेमचंद का नाटक भी देखा, वहाँ हमने भारतीय संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को देखा, उनकी कला में और उनकी बहुत सारी संस्कृतियों में। तो लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो चीज़ें रह जाती है, जैसे त्यौहार भी है हमारे यहाँ मनाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भारतीय हैं सब मिलकर ग्रुप में मनाते हैं, और हमें लगता है कि उन्हें यहाँ के त्योहारों का महत्व वहाँ ज़्यादा पता चलता है। लेकिन धीरे धीरे हम जो है बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं, और हमारा एक कदम आधुनिकता की ओर है और एक कदम परंपरा की ओर है। तो क्या है, एक विचित्र सी स्थिति बनी हुई है समाज में। नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। पूरी तरह छोड़ नहीं पाते हाँ, हैं, पाश्चात्य को पूरी तरह पकड़ना चाहते हैं। अपना नहीं पाते हैं, वही चीजें हैं। देखिए कितना दिखावा है। हम
आप देखिए मैरिज में अगर स्त्रियों को देखिए, वो सीरियल में देखती हैं उसी तरीके के उन्हें ड्रेसअप चाहिए, उसी तरीके का उन्हें गहना चाहिए, और जो चीज़ें, जो एनर्जी, जो ऊर्जा मतलब विचारों में लगानी चाहिए, जो सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए, वो ऊर्जा हमारी कपड़ों में चली जाती है। बाजारवाद हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मतलब हावी है लोगों पर, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे बहुत खटकती हैं। इस वजह से भी परिवार टूटते हैं, क्या आपको लगता है? बाजारवाद के कारण भी परिवार टूटते हैं? हाँ, बाजारवाद के कारण परिवार टूटते हैं या नहीं टूटते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन दिखावे की जो संस्कृति को हम अपनाते चले जा रहे हैं, उस कारण से कहीं ना कहीं तो दबाव पड़ता है परिवार पर। जब दबाव पड़ता है तो जो कमाने वाला है, वैसे तो अभी स्त्रियां भी कमाने लगी हैं, तो हमारे समाज में इस तरह से पैसे का जो हम देखते हैं कि वो कमी नहीं है, अगर लोग चाहें तो उसको खरीद पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो उच्च वर्गीय परिवार की नकल करने की होड़ में लगे हुए हैं, तो उन परिवारों पर दबाव आता है, और ऐसे में स्थितियां शायद टूटने के कगार पर ही होती हैं परिवारों की। तो मैम, आपने विदेशों की संस्कृति देखी जहाँ भारतीयता की भरमार आज हो रही है, पहले नहीं थी जी। आपने भारत को भी देखा। मैं पूछूंगा, आपके सिलीगुड़ी की जो साहित्यिक परिस्थिति है, साहित्यिक जो वातावरण है, क्या उतना उन्नत है जितना होना चाहिए? जी, अभी हाल में मैंने आपको बताया कि मैं लुधियाना गई थी, और सिटी यूनिवर्सिटी में वहाँ मुझे सम्मानित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान दिया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था, महिला दिवस था, सॉरी, उस दिवस के अंतर्गत उन्होंने इधर के मतलब हमारे 4 महिलाएं, एक बिहार से थी, पटना से थी, और एक मध्य प्रदेश से थी, और मैं यहाँ से सिलीगुड़ी से थी, और एक दिल्ली से। तो मैंने देखा वहाँ पर कि साहित्य के प्रति एक समर्पण है लोगों में। अमृता प्रीतम की भूमि से अगर देखा जाए, शायर लुधियानवी, तो वो समर्पण हमने जो वहाँ पर देखा साहित्य के प्रति लोगों का, बच्चों का, यूनिवर्सिटी के बच्चों का, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है, हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो काफ़ी हद तक लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक जो बीच का एक जो माहौल है, बीच की जो पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, हम भी महिला काव्य मंच जो है हमने यहाँ पर खोल रखा है उन स्त्रियों के लिए, मतलब जो कविताएं वगैरह रचती हैं, सृजन करती हैं, उनको एक मंच देने का प्रयास किया। तो एक जो क्या कहेंगे, एक हमारी जो पीढ़ी है उसमें कुछ ऐसे साहित्यकारों की ज़रूरत है, ऐसे प्रौढ़ साहित्यकारों की ज़रूरत है, ताकि जो है हम आने वाली पीढ़ी को आगे ले जा सकें और साहित्य में उनकी अभिरुचियां जागृत कर सकें। क्योंकि आपको पता है, वैसे फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और बहुत वाह भी लूट रहे हैं, लेकिन जो एक प्रौढ़ सृजन है वो कहीं ना कहीं जो है कम होता चला जा रहा है। यानी कि सोशल मीडिया का प्रभाव जो है वो प्रौढ़ जो साहित्य है उसे प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये हंसी की बात होती है। मैं राजीव जी बताऊं कि एक वरिष्ठ लेखक, फेमस लेखक भी, अगर वो भी फेसबुक से जुड़ा हुआ है, अगर वो कुछ पोस्ट डालता है तो उस पोस्ट पर उतने लाइक नहीं मिलते हैं। अगर कोई एक चुटकुला या कोई एक शेर इत्यादि जो है डाल देता है, उन लोगों को इतना लाइक मिलता है। तो लग रहा है कि हम भटकाव में हैं, हम साहित्य को सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो साहित्य है वास्तव में जो लेखन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियां आ रही हैं। जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसके लिए जिम्मेदार है कि हम प्रसिद्धि के होड़ में जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं, हाँ, क्षणिक प्रसिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं जो गंभीर लेखन से वंचित होते चले जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे साहित्यकार हों, वरिष्ठ साहित्यकारों ने बहुत कुछ मतलब योगदान दिया सिलीगुड़ी में, और बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। हमारे राजेंद्र प्रसाद सर भी जो है अवार्ड वगैरह भी देते हैं साहित्यकारों को बुलाकर। तो मैं पहले बनारहाट में थी, तो यहाँ ये साहित्यिक गतिविधियों का एक आकर्षण था, और खुदा ना खास्ता मेरे यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो अच्छा लगा कि हमें कुछ तो साहित्यिक माहौल मिला और यहाँ से हम आगे बढ़े। यानी कि संतुष्टिजनक है यहाँ का माहौल सिलीगुड़ी का।
हाँ, ऐसा ये नहीं कहा जा सकता है। वही मैं बोल रही हूँ कि हमारे बुजुर्ग जो साहित्यकार हैं धीरे धीरे जो है बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं। उनकी जो अमानत है, उन्होंने जो लेखन किया है उसको भी हम सहेज नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने तो जो दिया वो योगदान, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो ये मध्य पीढ़ी है, इस पीढ़ी से जो है, जो प्रौढ़ पीढ़ी है, इस पीढ़ी से कुछ ऐसे साहित्यकार निकले ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनसे कुछ सीख सके, कुछ ऐसे रचनात्मक, कुछ ऐसे सृजनात्मक कार्य हों ताकि आने वाली पीढ़ी को सीख सके। पिछले कुछ वर्षों की अगर मैं बात करूं और अभी वर्तमान स्थिति में महिलाओं की समस्या जो पहले थी, क्या उनका निदान हुआ है? और अगर निदान हुआ है तो वर्तमान में महिलाओं की नई तौर पर क्या क्या समस्याएं उभरी हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की समस्या को लेकर हम तीनों शहर, कस्बा और गांव की बात करते हैं। ठीक है, शहरों में जो है, इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। शहरों में जो है नारी विमर्श को लेकर, नारी स्वतंत्रता को लेकर वहाँ भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि हमने जो है अपने अधिकारों को पा लिया है। हम भले ही बहुत स्वतंत्रता की बात करते हैं, भले ही हम जो है महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं, हम भले ही जो है आसमान छूने की बात करते हैं लेखन में, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो एक वास्तविक पहचान हमारी होनी चाहिए महिलाओं की, वो नहीं हो पा रही है। कस्बे में तो आप जानते हैं कि वो शहर की जो आबो हवा है उससे कुछ लेना चाहती हैं। वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी समस्याएं हैं, वो पूरी तरीके से उभरी नहीं हैं। शहर की स्त्रियां तो नहीं, और जो वरिष्ठ महिला हैं जो लिख रही हैं, मतलब महिलाओं की स्वतंत्रता पर, नारी विमर्श पर, तो बहुत कुछ बदलाव आया है नारी की स्थिति में, लेकिन पूर्णतः बदलाव नहीं है। और गांव में तो अभी आपको बताएं कि पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी अत्याचार होते हैं, और गांव में, शहर में, कस्बे में, अपने सिलीगुड़ी में भी। तो इस तरह से है कि नारी पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाई और अपनी पूरी तरीके से वास्तविक पहचान नहीं पा पाई। मुझे लगता है कि और समय लगेगा उभरने में। जी, समय लगेगा। सबसे पहले तो हमें खुद ही समझना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मतलब हम किस रास्ते को अपनाएं। देखिए, मैं कहूँ कि हम पूरी तरीके से नारी स्वतंत्रता की बात करने लगे, दहलीजें लांघने लगे, आवाज़ें लगाने लगे, तो हमारी जो परिवार नाम की संस्था है वो डावाडोल होने लगेगी। हमें क्या करना है, मैं पुरुषों की विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उनके परिवार भी बहुत अच्छी तरीके से है और महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन परिवार के और अन्य सदस्य, जैसे बहुत सारी चर्चाएं हुई अभी 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, हमारा जो सपाट बयानी चैनल था उस पर भी, तो बहुत सारी समस्याएं अभी भी जो है हैं स्त्रियों के साथ। जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं उनके साथ है, उन्हें जो है काम भी करना है, उन्हें साहित्यिक गतिविधियों में भी लगना है, उन्हें जो है परिवार को भी बचा के रखना है, उन्हें लोगों क्या बोलेंगे, लोगों के बारे में भी सोचना है, परिवार के सदस्यों के बारे में भी सोचना है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ताने भी सुनना है। तो सारा जो सामंजस्य है वो स्त्री के कंधे पर आ गया है। और अगर पति उनका साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो स्थितियां बहुत भयंकर होती। तो इन सारी समस्याओं को जो आपने कहा जी, आप एज अ लेखिका, एक शिक्षिका होने के नाते कितना प्रयास कर रही हैं उन समस्याओं को निदान करने में? देखिए, हम जो साहित्यकार हैं, हम जो शिक्षक हैं, हम बच्चियों को समझा सकते हैं, और हम जो साहित्यकार हैं अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से आवाज़ उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गतिविधियां होती है तो हम उस आवाज़ के साथ खड़े भी हो सकते हैं। बच्चों को, जो लड़कियां हैं खास तौर से, उनको शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें भविष्य में किन किन प्रकार की जो है समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से जूझने के लिए जो है उन्हें तैयार करते हैं।
है हमारे यहाँ। मैं उस तरह से मैं प्रयास करती हूँ और बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियों में बच्चियों को लगाती हूँ। शायद आपने देखा होगा नाटक इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में जो है बच्चियों को लगाती हूँ। तो हमारा ये प्रयास है कलम के माध्यम से कि हम संकीर्णताओं के दायरे से बाहर आएं। ये भी प्रयास है कि हमें समझना है कि हमारा मतलब रास्ता क्या होगा, हम जो चयन करें जीवन में किन चीज़ों का चयन करें, ताकि जो है हमारे जो परिवार और समाज नाम की संस्था है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, नारी स्वतंत्रता के नाम पर। वंदना जी, शिक्षिकाएं बहुत सारी हैं जी। लेकिन हर एक शिक्षिका साहित्य नहीं रचती हैं, जी। लेखन नहीं करती हैं, और हर लेखन करने वाले लोग शिक्षिका भी नहीं है, शिक्षक भी नहीं है। तो ख़ास तौर से एक शिक्षिका या फिर एक शिक्षक को साहित्य रचने हेतु या फिर साहित्य में रुचि लेने हेतु क्या संदेश देना चाहेंगे, और उन्हें बच्चों को, युवाओं को साहित्य के प्रति रुझान बढ़े उनका, इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, एक शिक्षिका जो होती है वो निर्माण करती है बच्चों का, उनकी मानसिकता को तराशती है, ठीक है, उनके रचनात्मक स्तर को जानती है, उनकी अभिरुचियों को जानने का प्रयास करती है। और जिन बच्चियों में इस तरह की साहित्यिक अभिरुचियाँ होती हैं, किन्हीं किन्हीं बच्चियों में जो है नाटक किरदार का मतलब निभा सकती है, अच्छी तरीके से वो कैरेक्टर को निभा सकती हैं, किसी में रुचि है, ये सब साहित्य के ही विषय है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि उन बच्चों के स्तर के आधार पर जो है उनको समझाया जाए। और उन देखो, दिशा देने वाला तो एक शिक्षक ही होता है, और हर कलात्मक जो अभिरुचियाँ होती हैं उनको निश्चित ही मंच की आवश्यकता होती है, उनको निश्चित ही सराहना की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े साहित्यकारों को होती है, जो लिखते हैं उन्होंने तो रच दिया, लेकिन वो पाठक बताते हैं, वो लोग बताते हैं कि उन्होंने कैसा किया। तो ये हमारा प्रयास होता है कि जो जिन जिन चीज़ों में बच्चों की अलग अलग अभिरुचियाँ हैं, उन अभिरुचियों के अनुसार उनको तैयार करें। आगे शिक्षकों को भी हम कहेंगे कि उनकी रुचियों को जानकर जो है उन्हें तैयार करने का प्रयास करें, ताकि हमारे समाज में कुछ रचनात्मक कार्य सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से अलग भी हो सके, ताकि उन्हें देखिए, एक बच्ची को जब नाटक में जिसने जो है बहुत अच्छा किरदार निभाया था, उसे एक फिल्म में थोड़ा सा छोटा सा चांस मिला। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कि ठीक है, अगर इस माध्यम से आपको निखरने का मौका मिलता है, आप जाइए, अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, पेरेंट्स को बता के जाइए, सारी गतिविधियों को जान कर जाइए, क्योंकि आजकल बच्चियों को भ्रमित करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बच्ची ने जब संपर्क किया तो हमने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्ची जो है उसके माध्यम से एक नया आयाम पा रही है, नए संदर्भों से जुड़ रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। पहले तो मैं कोएड में पढ़ाती थी, आज भी हमारे बच्चे, आज मैं बागान में घूमने गई, चाय बागान में, तो वो मैनेजर निकला हमारा स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ विद्यालय में है, कुछ विश्वविद्यालय में है हमारे विद्यार्थी। तो ये है, एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि उन बच्चों को तराशे, ना कि अपनी ड्यूटी करें। ये प्रयास अवश्य होना चाहिए कि उन बच्चों को वो आगे बढ़ाएं जिनमें विशेष क्षमताएं हैं, जिनमें विशेष अभिरुचियां हैं, उनको जो है निखारने का प्रयास एक शिक्षक के माध्यम से ही होना चाहिए। तो अब तक आपको देश एवं विदेशों में कितने तरह के सम्मान मिल चुके हैं, जरा उसके विषय में हमारे दर्शकों को हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे 4 काव्य संग्रह आए। 2017 से मैंने छपवाना शुरू किया। 2017 में मेरा पहला काव्य संग्रह आया, अस्मिता की तलाश। दूसरा काव्य संग्रह मयूर पंख फायसों के 2019 में आया, जिस पर मुझे मैथिली शरण गुप्त अवार्ड मिला। वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से और मैथिली शरण गुप्त संस्था की तरफ से दिल्ली में मिला था वो अवार्ड मुझे। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में मुझे जो है सुकरात सम्मान से और नए पाठक सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद यहाँ एक अणुव्रत संस्था है, जैनों की संस्था है, उसमें भी एक अवार्ड उन्होंने दिया। और अभी हाल फिलहाल में मैं 14 तारीख को गई थी आपका लुधियाना, वहाँ मैं उसकी चर्चा पहले आपसे कर चुकी हूँ। और सम्मान देखिए व्यक्ति का नहीं होता है, सम्मान रचना का होता है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि रचना के माध्यम से ही मुझे सम्मान मिले।
मेरा प्रयास है कि कुछ ऐसा किया जाए, थोड़ा ठहर के किया जाए। ये 4 संग्रह हमने बहुत जल्दी छपवाए, और अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो एक अलग किस्म का हो और अलग एक साहित्यिक क्षेत्र में एक अलग जो है मायने रखे। तो ये प्रयास है कि इन चीज़ों पर मैं ठहर कर सोच रही हूँ। और एक सदा नीरा है प्यार, ये जो है जी, इसमें जो समकालीन जो कवि कवित्री है और जो वरिष्ठ हैं, उन सब का संकलन है ये। और ये इसमें हमारी भी कविताएं हैं। सबसे प्रिय कृति कौन सी है? प्रिय मेरी फिर लौटेंगी स्त्रियां। ये देखिए, स्त्रियों को केंद्र में लेकर लिखी गई है। और इसमें हमने जो हमारे जीवन में जितनी भी स्त्रियां आई, उनके अंतर्मन को मैंने टटोला। तो उनकी जो व्यथा थी, उनकी जो पीड़ा थी, विशेष करके कई क्षेत्र से स्त्रियां हैं, कई तरह की स्त्रियां हैं, उनको मैंने जो है इस पुस्तक में सबसे बेहतरीन आपकी कविता, आपकी पसंदीदा कौन सी है? उसे मैं गुनगुनाने के लिए कहूँगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, ये मेरी पुस्तक फिर लौटेंगी स्त्रियां, इससे ही मैं अपनी एक कविता जो है आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जो आजकल पत्रिका में आई थी। कविता का शीर्षक है पूर्णत्व। मुझ में जिंदा हैं वे सदियां युगांतर की, मुझ में जिंदा हैं वे सदियां युगांतर की, जिसमें कुचली गई स्त्री की आत्मा, जिसमें कुचली गई स्त्री की आत्मा अग्नि परीक्षा से लेकर द्रौपदी तक। न जाने क्यों नारी प्रतिताड़ना के दर्द महसूस होते हैं मुझे अपनी पीठ पर, न जाने क्यों नारी प्रतिताड़ना के दर्द महसूस होते हैं मुझे अपनी पीठ पर। वो यातना जिसमें चौपायों के साथ 5 दीनार में जिस्मों की लूट खसोट में अपमानित किया गया मुझे, सड़कों पर घसीटा गया आवरण विहीन। आज भी रोज लगाई जाती है मेरी अस्मत दांव पर, आज भी रोज लगाई जाती है मेरी अस्मत दांव पर। पीड़ाएं सिसकती हैं, दर्द रोता है, लहू चिल्लाता है, पर विवशता की काल कोठरी में जीने को मजबूर मैं। पर पीड़ाएं सिसकती हैं, दर्द रोता है, लहू चिल्लाता है, पर विवशता की काल कोठरी में जीने को मजबूर मैं नहीं खोज पाई अपना वजूद अपने शक्ल की पूर्णता। बहुत बेहतरीन कविता, इसके लिए आपको बेहद बधाई वंदना जी। तो आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर वंदना गुप्ता को मैं फिर अपने किसी एपिसोड में मैं आपको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।